हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अवधारणा करियर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो विषय है वो राजस्थान का भूगोल है इस समय। तो राजस्थान के भूगोल के विषय में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, चर्चा करें राजस्थान के भूगोल के विषय में। तो शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है राजस्थान का भूगोल। क्या पढ़ना है बोलो। राजस्थान के भूगोल के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं राजस्थान के भूगोल में। तो देखो, सबसे पहले हम लोग राजस्थान के भूगोल की अगर बात करते हैं तो पहला प्रश्न हमारे लिए ये बनता है कि ये जो अपना राजस्थान है, कौन सा राजस्थान, और राजस्थान के विषय में हमें बात करनी है। क्योंकि ये राजस्थान ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सदा से इस भौगोलिक प्रदेश को राजस्थान कह रहे हैं। हो सकता है ये विभिन्न नामों से हमारे सामने आया हो, है ना। तो हमारे राजस्थान के को बहुत से नामों से संबोधित किया गया है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, यहां पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो राजस्थान के लिए हम लोगों ने जिन नामों का यूज किया है अभी तक, जैसे एक नाम आता है जिसको कहते हैं ब्रह्मवर्त। कौन सा नाम है? ब्रह्मवर्त। इसके साथ साथ राजस्थान को जो है कहा गया है मरु कांतर। क्या कहा गया है? मरु कांतर कहा गया है। इसके साथ साथ राजस्थान को कहा गया है राजस्थानीय द्वितीय। क्या कहा गया है बोलो? राजस्थानीय द्वितीय कहा गया है। इसके अलावा राजस्थान को कहा गया है राजस्थानीय भी बोला गया है। ये भी एक प्रश्न यहाँ पे बनता है। इसके अलावा हमारे राजस्थान के लिए बहुत सारे नाम यूज हुए हैं। जैसे एक नाम आता है रायथाना। कौन सा नाम आता है? रायथाना। एक नाम हमारे राजस्थान के लिए यूज हुआ है रजवाड़ा। कौन सा यूज हुआ है बोलो? रजवाड़ा। इसके अलावा हमारे राजस्थान को बोला गया है राजपुताना। राजपुताना। क्या कहा गया है बोलो? राजपुताना कहा गया है। इसके साथ साथ हमारे राजस्थान को जो है अगर हम बात करें तो राजस्थान नाम भी हमें मिला है। कौन सा बताओ? राजस्थान। तो हमें देखना क्या है, हमें समझना यह है कि ये जो राजस्थान शब्द है ये विभिन्न नामों से होते हुए हमारे सामने आया है। आज जिस शब्द का हम लोग यूज कर रहे हैं हमारी पहचान के रूप में, जिसको हम लोग कह रहे हैं राजस्थान। क्या कह रहे हैं? राजस्थान। तो राजस्थान के विषय में हमें चर्चा करनी है और इसके विभिन्न नामों के विषय में चर्चा करनी है। ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात मैं यहां पे आप लोगों से कहूं, देखिए ये जो अपना राजस्थान है इसको एक नाम यूज होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या? ब्रह्मव्रत, है ना। तो ब्रह्मव्रत जो शब्द है ना, इस शब्द का उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस शब्द का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भाई, पहला जवाब क्या है ब्रह्मव्रत का? कि इस शब्द का उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो हम लोग क्या कहेंगे? ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है बोलो? ऋग्वेद में। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न इसमें यह बनता है कि भाई ऋग्वेद में अगर इस शब्द का उल्लेख मिलता है तो आप ये समझिए कि ये शब्द कौन से भूभाग को के लिए यूज होता था। मतलब वो क्षेत्र कौन सा था जिसके लिए इस शब्द का क्या किया जाता था? यूज किया जाता था। ये अगर हम लोग देखना चाहे ना, तो आप एक चीज समझना, यहां पे एक नदी रही है जिसका नाम है सरस्वती। नदी का नाम क्या है? सरस्वती नदी, है ना। कौन सी नदी बोलो? सरस्वती नदी। और इसकी एक सहायक नदी रही है जिसका नाम है द्रस्तवती नदी। कौन सी नदी बोलो?
द्रस्तवती। भाई एक नदी का नाम तो क्या है? सरस्वती। दूसरी का नाम क्या है? द्रस्तवती। तो सरस्वती और द्रस्तवती, इन दोनों नदियों के बीच का जो भूभाग था वही क्या कहलाया? वही कहलाया क्या? ब्रह्मव्रत। क्या कहलाया? ब्रह्मवर्त कहलाया। क्या कहलाया बोलो? ब्रह्मव्रत। भाई इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था वही हमारे सामने क्या कहलाया बताओ? ब्रह्मव्रत कहलाया, है ना। अब इस क्षेत्र के विषय में अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो ये क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं कि भाई हमारे राजस्थान के लगभग भूभाग के लिए तो ये यूज था नहीं, ये थोड़ा सा क्षेत्र विशेष के लिए था। हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान का जैसे पश्चिमी भाग है ना, उसके लिए। तो ये एक बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर हम लोग यहां पे बात करें तो एक चीज और समझ में आती है हमारे कि एक शब्द आता है कौन सा? मरुकांतर। कौन सा आता है? मरुकांतर, है ना। तो मरुकांतर शब्द की अगर हम लोग चर्चा करें ना तो आप ऐसा समझना, मरुकांतर जैसे पहले ही अपने को पता चलता है कि भाई मरुकांतर मतलब राजस्थान का हो सकता है मरुस्थलीय क्षेत्र इसमें शामिल, ठीक है ना। तो मरुकांतर का मतलब आप देखो, पहली बात तो इस शब्द का उल्लेख किया किसने है? पहला प्रश्न तो यह बनता है कि इस शब्द का उपयोग करने वाला व्यक्ति था कौन? ठीक है, तो देखो आपको समझना इसमें रामायण किसने लिखी थी बताओ? रामायण वाल्मीकि का जो रामायण है, किसका? वाल्मीकि का। देखो इस शब्द का उल्लेख, इस शब्द का उल्लेख वाल्मीकि द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित बताओ? वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण ग्रंथ से मिलता है। भाई किसके द्वारा रचित? वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण ग्रंथ से हमें जिस शब्द का उल्लेख मिलता है वो शब्द कौन सा है? तो आप कह सकते हो मरुकांतर। तो मरुकांतर शब्द का उल्लेख हमें कहां मिलता है बताओ? रामायण में मिलता है। और ये रामायण नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो हमें ये चीज यहां पे ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है, विशेष रूप से आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इसके, तो देखो उसके बाद में हमारे पास एक नाम आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? राजस्थानीय दित्य। कौन सा नाम आया बताओ? राजस्थानीय दित्य, ठीक है ना। ये एक शब्द आता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं राजस्थानीय दित्य। और इस शब्द के बारे में अगर अपन बात करें ना तो पहला प्रश्न इसमें यह बनता है कि ये शब्द हमें देखने को कहां से मिलता है, मतलब कहां हमारे सामने ये शब्द आता है। तो आप देखिए बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात इसके विषय में अगर करें तो आपके सामने एक शिलालेख आता है। क्या आता है? शिलालेख, जिसको कहते हैं बसंतगढ़। बसंतगढ़ का शिलालेख। बोलो कौन सा शिलालेख? बसंतगढ़ का शिलालेख। और ये शिलालेख है कहां पे? तो हम लोग कह सकते हैं भाई कहां पे है बोलो? ये सिरोही में है। कहां पे है? सिरोही में है। सीधा सा प्रश्न है कि बसंतगढ़ का शिलालेख कहां पे है? तो हम कह सकते हैं सिरोही में है। कहां पे है बोलो? सिरोही में। कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ का शिलालेख। अगर इस शिलालेख के बारे में हम लोग बात करें तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात यह है कि ये जो बसंतगढ़ का शिलालेख है ना, ये शिलालेख जो है विक्रम संवत, कौन सा बोलो? विक्रम संवत 682, विक्रम संवत 682, या आप इसको कह सकते हो ईस्वी सन में अगर अपन बात करें तो ये बन जाता है 625 ईस्वी। कब बोलो?
625 ईस्वी। तो विक्रम संवत तो कब है? 682 है। और ईस्वी सन कौन सा है? तो 625 में। तो 625 ईस्वी में ये शिलालेख लिखा गया था, ठीक है ना। और ये शिलालेख जो है आप सीधा सा समझना, यह है शिलालेख, यह है शिलालेख, है ना। कौन सा शिलालेख बोलो? बसंतगढ़ का शिलालेख। यह शिलालेख सीधा सा समझना, यह शिलालेख चावड़ा वंश के शासक, चावड़ा वंश के शासक श्री वरमलात, चावड़ा वंश के शासक श्री वरमलात के समय रचित था। भाई किसके समय रचित था बताओ? चावड़ा वंश का एक शासक है जिसका नाम क्या है? श्री वरमलात है। और इस शासक के समय ये शिलालेख जो है वो लिखा गया, मतलब रचित है, उत्कीर्ण है, ये बड़ी बात है ना। तो इस शिलालेख में हमें देखो, इस शिलालेख पर राजस्थानीय दित्ते, राजस्थानीय दित्ते शब्द उत्कीर्ण, उत्कीर्ण है। भाई कौन सा शब्द उत्कीर्ण है बोलो? राजस्थानीय दित्य शब्द जो है वो उत्कीर्ण है। कौन से शिलालेख में? तो बसंतगढ़ के शिलालेख में उत्कीर्ण है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, इसको अच्छे तरीके से समझना है। दूसरी बात देखिए, अगर हम यहां पे करें तो एक शिलालेख हमारे पास आता है जिसके बारे में हमने चर्चा की करनी है। तो देखो एक नाम और हमने लिखा था, और वो लिखा था राजस्थानीय। क्या लिखा था बताओ? राजस्थानीय, है ना। कौन सा लिखा था? राजस्थानीय। तो सिंपल सी बात समझना, ये जो राजस्थानीय शब्द है ना, ये हमें मिलता है घोसुंडा। कौन सा? घोसुंडा, घोसुंडा, या इसको बोलते हैं खंड शिलालेख। अब ये जो शिलालेख है ना भाई, ये शिलालेख भी कहां पे है? ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पे है? चित्तौड़ में, है ना। चित्तौड़गढ़ में है ये शिलालेख, है ना। और ये जो शिलालेख है, अगर हम बात करें घोसुंडा का शिलालेख, और ये जो शिलालेख है ये 532 ईस्वी पुराना है। कितना बोलो? 532 ईस्वी में ये उत्कीर्ण किया गया शिलालेख है। तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। देखो एक हमने देखा ब्रह्मव्रत। कौन सा देखा? ब्रह्मव्रत, है ना। सिंपल सी बात हमने की, ब्रह्मव्रत की। किसकी? ब्रह्मव्रत। तो एक शब्द हमने लिया ब्रह्मव्रत। तो ब्रह्मव्रत के बारे में हमने क्या कहा कि इस शब्द का उल्लेख हमें कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है ना। और ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? सरस्वती नदी और दरस्वती नदी के बीच का भूभाग, ठीक है। सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच स्थित भूभाग ही क्या कहलाता था? ब्रह्मव्रत कहलाता था। फिर हमने एक शब्द लिया, कौन सा? मरुकांतर। कौन सा लिया? मरुकांतर। तो मरुकांतर के बारे में अगर आप लोग बात करोगे ना, तो इस शब्द का उल्लेख किसने किया है? वाल्मीकि ने किया है। और वाल्मीकि ने किस में किया है? रामायण नामक ग्रंथ में किया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहां पे, वो बड़ी सीधी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो शब्द है ना, ये संपूर्ण राजस्थान के लिए यूज नहीं थे। पहली बात तो ये संपूर्ण राजस्थान के लिए यूज नहीं थे। दूसरी बात ये है कि ये जो शब्द है, इनके बारे में हमें ये भी ज्यादा पता नहीं चलता है कि ये भाई किसी राजा की उपाधि थी या ये किसी क्षेत्र विशेष का कोई नाम था। समझ में आ गई ना बात? हमें इस चीज का भी पता
नहीं चलता है। तो ये एक बड़ी विशेष बात आपको यहां पे देखने को इसमें मिल जाती है। तो इन नामों के लिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये संपूर्ण राजस्थान के लिए क्या हुए थे, यूज हुए थे। हम तो सिर्फ इनको ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे नामों से हमारा राजस्थान जो है वो गुजरा है। ठीक है, तो लिखो अपने हेडिंग डाल करके भाई राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये लिख लो और उसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है कॉपी में, राजस्थान का नामकरण। ये हेडिंग डाल ली, राजस्थान का नामकरण, नॉमिनेशन ऑफ राजस्थान, है ना, इंग्लिश में कह सकते हैं नॉमिनेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान का नामकरण लिखना है। ठीक है, फिर आप नीचे लिखिए लिखिए इस भौगोलिक प्रदेश को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया है। जैसे जैसे ब्रह्मव्रत, मरुकांतर, राजस्थानीय दित्ते, राजस्थानीय दित्ते, राजस्थानीय दित्ते, राजस्थानीय, रायथाना, रजवाड़ा, राजपुताना, राजस्थान। ठीक है, उसके नीचे लिखो आप लोग, सबसे पहले लिखो ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत लिखना है, ब्रह्मव्रत लिखिए और इसमें आपको लिखना है इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, फिर लिखो ब्रह्मव्रत क्षेत्र, ब्रह्मव्रत क्षेत्र सरस्वती, सरस्वती व द्रस्तवती, सरस्वती व द्रस्तवती नदी के बीच स्थित भूभाग को कहा जाता था। भूभाग को कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में लिखो मरुकांतर। अगला लिखो मरुकांतर और इसमें आपको लिखना है इस शब्द का उल्लेख वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में लिखो राजस्थानीय दित्ते।
हाँ ये लिख लो, राजस्थानीय द्वितीय। ऐसे कैसे लिख लीजिए इनको, बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही, विक्रम संवत 682 या 625 ईस्वी। यह शिलालेख चावड़ा वंश के शासक श्री वरमलात के समय रचित था और इस शिलालेख पर राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख उत्कीर्ण है ना। और एक और चीज याद रख सकते हो इसमें, वर्तमान में यह शिलालेख खीमल माता के मंदिर में स्थित है। कौन सी माता के मंदिर में स्थित है? खीमल माता के मंदिर में स्थित है। ये भी आपको लिख लेना है। हो गया। इसी प्रकार से ये लिख लेना है। इसको लिख लीजिए। हो गया। तो देखो इसमें है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो ये जो शब्द यूज हुए हैं ना, ये संपूर्ण राजस्थान के लिए नहीं थे, है ना। लिखो, एक लाइन लिखो नीचे स्टार बना करके। उसमें आपको लिखना है, उपरोक्त सभी नाम संपूर्ण राजस्थान के लिए प्रयोग में नहीं लिए जाते थे। ठीक है, उपरोक्त सभी नाम संपूर्ण राजस्थान के लिए प्रयोग में नहीं लिए जाते थे, मतलब संपूर्ण राजस्थान के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ना, तो हमारे सामने आता है, लिख लिया क्या सभी ने? देखो उसके बाद में आता है, हम लोग अगर बात करें तो एक तो हमारे सामने एक नाम आता है राय थाना। कौन सा नाम आता है? राय थाना। एक आता है रजवाड़ा, और एक कौन सा है? एक राजस्थान कह सकते हो, और एक कौन सा है? राजपुताना। ठीक है, अब देखिए इन शब्दों के बारे में अगर हम लोग यहां पे बात करें ना, तो बड़ा सीधा सा हमें ये याद रखना है कि ये जो शब्द हैं,
ये सारे के सारे जो शब्द हैं जिनके लिए विषय में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बात समझिए यहाँ पे, अगर मैं एक शब्द लिखूं यहाँ पे, कौन सा, राजपुताना। सबसे पहले मैं एक शब्द लिखता हूं राजपुताना, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये जो राजपुताना शब्द हमने लिखा है, हमारे इस भौगोलिक प्रदेश पर राजपूतों का उदय होता है 6ठी और 7वीं शताब्दी में, ठीक है भाई। 6ठी शताब्दी में राजपूतों का उदय यहां पे क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। जैसे हम लोग कहें राजस्थान में सिसोदिया वंश, कौन सा राजवंश, सिसोदिया राजवंश। तो देखो एक सीधा सा प्रश्न हमारे लिए यहां पे बन जाता है कि 6ठी शताब्दी, कौन सी शताब्दी, 6ठी शताब्दी में इस भौगोलिक देखो, मतलब हम कह सकते हैं 6ठी शताब्दी में इस भौगोलिक प्रदेश में राजपूतों का उदय होता है। भाई किनका उदय होता है, राजपूतों का उदय होता है। राजपूतों का उदय कब होता है, 6ठी शताब्दी में इस भौगोलिक प्रदेश में राजपूतों का उदय होता है, सीधी सी बात है। और एक बात ध्यान रखना, 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इस भौगोलिक प्रदेश की सबसे ताकतवर जाति पता है कौन सी थी, राजपूत। भाई राजपूत क्या कर रहे थे, यहां पे शासन कर रहे थे। और जो शासन करता है, जो वर्ग शासन करता है, तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा क्या होगा, पावरफुल होगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो एक बात यहां पे और आती है कि भाई 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच अगर देखें तो इस भौगोलिक प्रदेश पर सबसे ताकतवर जाति कौन सी थी, राजपूत, ठीक है। तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि हम लोग कह दें 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच इस भौगोलिक प्रदेश की सबसे ताकतवर जाति, सबसे ताकतवर जो जाति इस भौगोलिक प्रदेश की रही वो कौन सी रही बताओ। सबसे ताकतवर जाति इस भौगोलिक प्रदेश की सबसे ताकतवर जाति राजपूत थी। या अपन कह सकते हैं कौन सी शताब्दी से, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। क्योंकि देखिए शताब्दी 100 साल की होती है। कितनी साल की होती है, 100 साल की। जैसे हम लोग कहें कि अभी ईस्वी सन कौन सा चल रहा है, 2000। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि हम लोग कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं, तो 21वीं। आप लोग कौन सी सदी के नौजवान हो, 21वीं सदी के। ये 100 साल की चलेगी। समझ में आ गई ना बात, समझ रहे हो ना, 100 साल की होती है। 2000 ईस्वी सन चल रहा है इस समय, ठीक है। तो ये 100 साल तक जो चलेगा, क्या कौन सी शताब्दी कहलाएगी, 21वीं कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, 21वीं। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, 6ठी शताब्दी में इस भौगोलिक प्रदेश में राजपूतों का क्या हुआ, उदय होता है, ठीक है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच इस भौगोलिक प्रदेश की सबसे ताकतवर जाति कौन थी, राजपूत थी, ठीक है। अब भाई
अगर सबसे ताकतवर जाति है ना, तो आप एक बात समझ लीजिए कि नामकरण भी क्षेत्र विशेष का उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। समझ रहे हो ना? जैसे हम लोग देखते हैं ना, छोटी छोटी ढाणियां होती हैं, मोहल्ले होते हैं, गांव होता है ना? उसमें जो नामकरण होता है ना, उसका नामकरण होता है। तो आपने देखा होगा, या तो उस भौगोलिक क्षेत्र का कोई ताकतवर व्यक्ति है, या कोई ताकतवर जाति है कोई वहां पे धर्म बाहुल्य लोग ज्यादा हैं, एक धर्म के लोग ज्यादा हैं, है ना? या कोई एक गोत्र के लोग ज्यादा हैं, यहां तक लोग नाम रख लेते हैं। समझ में आई ना बात? तो इस समय जो सबसे ताकतवर जाति है वो कौन है? राजपूत है। अब राजपूत सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो राजपूताना शब्द है ना, ये हमारे सामने आता है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि ये जो शब्द है कौन सा? राजपूताना। समझो, देखो, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, कौन बोलो? जॉर्ज थॉमस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब किया जाता है ना? 1800 ईस्वी में किया जाता है ना? और जॉर्ज थॉमस आयरलैंड निवासी था। भाई कहां का था ये? तो ये आयरलैंड निवासी था। कहां का था बोलो? आयरलैंड निवासी था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कौन? जॉर्ज थॉमस। ठीक है। उसके बाद में देखो, एक प्रश्न आता है 1805 ईस्वी में। कब? 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक प्रकाशित होती है। कब होती है बताओ? 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक प्रकाशित होती है ना? तो उस पुस्तक का नाम क्या था? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है। तो देखो, एक चीज समझना, ये जो पुस्तक थी ना, ये पुस्तक, ये जॉर्ज थॉमस थे ना, ये एक डायरी लिखा किया करते थे, और विलियम फ्रैंकलिन इनके मित्र थे। तो विलियम फ्रैंकलिन को इन्होंने ये डायरी उपलब्ध करवाई थी, और करवाई इसलिए थी कि क्योंकि जॉर्ज थॉमस जो है वो स्वयं ग्वालियर का एक राजा था जिसका नाम था दौलतराव सिंधिया। वहां पे ये नौकरी करता था, यूरोपियन कमांडर के रूप में सेना को प्रशिक्षण देता था। क्या देता था? सेना को प्रशिक्षण। तो 1805 में इसने कहा कि भाई मैं अब आगे कार्य नहीं कर पाऊंगा, तो ये अपने स्थान पर किसको नियुक्त करता है? विलियम फ्रैंकलिन को नियुक्त करता है। विलियम फ्रैंकलिन इस क्षेत्र को इतना जानता नहीं था, है ना? तो ये अपनी डायरी दे देता है। किसको? विलियम फ्रैंकलिन को। और विलियम फ्रैंकलिन है ना, वो इसी डायरी को एज ए पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर देता है। और विलियम फ्रैंकलिन ही कहता है जॉर्ज थॉमस संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने इस भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा? राजपूताना। समझ में आई ना बात? देखो, इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने कहा
कहा जॉर्ज थॉमस संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने इस भौगोलिक प्रदेश को राजपुताना कहा था। समझ में आई क्या बात? क्या कहा था? राजपुताना। ठीक है। हालांकि जॉर्ज थॉमस की जो मृत्यु हुई थी बहरामपुर में हुई थी, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है ना? किसकी? जॉर्ज थॉमस की। ठीक है। तो सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है जॉर्ज थॉमस। ग्वालियर मध्य प्रदेश के हम लोग पश्चिम में थे, तो जॉर्ज थॉमस कहता है कि ग्वालियर के पश्चिम में राजपूतों का शासन है। किनका शासन है? राजपूतों का। अपने डायरी में लिखता है कि राजपूतों का शासन है, तो इसीलिए उस प्रदेश को उन्होंने नाम दे दिया राजपुताना। समझ में आई क्या बात? चलो अब इसको अब आप लोग लिख लो। ये नाम लिखो सबसे पहले राजपुताना, और उसके बाद में ये लाइनें लिखते चले जाओ। हो गया? चलो ये वाला और लिख लो, है ना? ठीक है, बाकी कल देखते हैं।